1947 की एक अधूरी कहानी का लास्ट चैप्टर था। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की 55% से ज़्यादा आबादी रहती थी। 1970 में पाकिस्तान का पहला आम चुनाव हुआ। करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में, इसलिए जब मिग 21 और सेबर आमने सामने आते थे तो ये मशीनों की नहीं, पायलट के फैसले की लड़ाई होती थी। इंडियन एयरफोर्स के वे एकमात्र परमवीर चक्र विजेता बने। भारतीय T-55 और विजयन टैंक्स हल्के थे और तेज थे। सम्मान बाद में आए, पहले आया इंतजार। 1971 का वॉर किसी एक दिन शुरू नहीं हुआ था, वो किसी एक हमले का जवाब नहीं था। ये वॉर 1947 की एक अधूरी कहानी का लास्ट चैप्टर था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच करीब 1600 किलोमीटर भारत की ज़मीन थी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ दूरी नहीं थी, प्रॉब्लम पहचान थी। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की 55% से ज़्यादा आबादी रहती थी। वो बंगाली थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, कल्चर अलग था, हिस्ट्री अलग थी, लेकिन सत्ता पूरी तरह वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। सेना, नौकरशाह, सरकार, सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान से चलता था। पूर्वी पाकिस्तान को बराबरी का हिस्सा नहीं, सिर्फ टैक्स देने वाला एक इलाका समझा जाता था। ये डिससेटिस्फैक्शन पहले लैंग्वेज में दिखाई दिया। 1948 में पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया उर्दू ही पाकिस्तान की एकमात्र नेशनल लैंग्वेज होगी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे। यहीं से पहला खुला विद्रोह शुरू हुआ, भाषा आंदोलन। छात्र सड़कों पर उतरे, गोलियां चली, लोग मरे, और पहली बार पूर्वी पाकिस्तान ने महसूस किया हम अपने ही देश में पराए हैं। साल बीतते गए, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। 1970 में पाकिस्तान का पहला आम चुनाव हुआ। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग लीडरशिप में शेख मुजीबुर रहमान ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। संविधान के अनुसार उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने सीधा इनकार कर दिया। यही वो पल था जब राजनीतिक संकट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बदल गया। मार्च 1971 पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। टारगेट साफ था, ईस्ट पाकिस्तान को फोर्सफुली चुप कराना। यूनिवर्सिटीज पे अटैक हुए, इंटेलेक्चुअल्स को चुन चुन कर मारा गया, आम नागरिक निशाने पर आए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। ये सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक सप्रेशन था। इन घटनाओं का असर सीमा पर दिखने लगा। करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में भाग आए। भारत के लिए सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये एक आर्थिक बोझ था, ये एक सोशल अनस्टेबिलिटी थी और एक गंभीर सिक्योरिटी रिस्क भी था। भारत ने महीनों तक इंटरनेशनल फोरम्स पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की, लेकिन दुनिया चुप रही, और यहीं से वॉर एक विकल्प नहीं, मजबूरी बन गया। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारतीय एयर बेसेस पर अचानक हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। मकसद साफ था, भारतीय वायुसेना को जमीन पर ही न्यूट्रलाइज कर देना, लेकिन भारतीय विमान पहले से ही डिस्पर्सल में थे। रनवे टूटे पर उड़ानें नहीं रुकी। कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थी। 1971 में आसमान की लड़ाई आज जैसी नहीं होती थी। कोई दूर बैठकर बटन दबाने वाली वॉर नहीं होती थी। ज़्यादातर लड़ाई आंखों से देखी जाती थी और वहीं पे डिसीजन लेके एक्ट करना होता था। इंडिया यूज़ करता था USSR मेड मिग 21 प्लेन, आवाज़ से 2 गुनी रफ्तार से चलने वाला प्लेन। उसकी रफ्तार उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। फ्यूल लिमिटेड था, मुड़ने की जगह कम थी। एक बार टारगेट चूक गया तो दूसरा मौका शायद ना मिले। दूसरी तरफ पाकिस्तान का US मेड F-86 सेबर यूं तो पुराना था, धीमा था, लेकिन नीचे उड़ते हुए बेहद स्टेबल था। इसलिए जब मिग 21 और सेबर आमने सामने आते थे तो ये मशीनों की नहीं, पायलट के फैसले की लड़ाई होती थी। श्रीनगर एयरबेस पाकिस्तानी हमले का एक मेजर टारगेट बनाया गया। रनवे के पास धुआं था, हैंगर के पास आग लगी। ऑर्डर था उड़ान ना भरो, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों जानते थे अगर सेबर को अभी नहीं रोका गया तो एयरबेस पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वो अकेले थे, उन्हें पता था सामने एक नहीं कई दुश्मन विमान हैं। फिर भी उन्होंने उड़ान भरी। हवा में पहुंचते ही उन्होंने सीधे मुकाबला किया।
एक सेबर पीछे हटा, दूसरा घायल हुआ, तीसरे हमले में उनका विमान गिर गया। वे सिर्फ 26 साल के थे, लेकिन जब तक वे हवा में थे दुश्मन को एयरबेस पर खुलकर अटैक करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए 1971 के वॉर में इंडियन एयरफोर्स के वे एकमात्र परमवीर चक्र विजेता बने। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। अब जमीन पर आते हैं। बासंतर कोई हिस्टोरिकल सिटी नहीं थी, ये कोई किला नहीं था। 1947 से पहले यह इलाका सिर्फ खेती और गांवों के लिए जाना जाता था, लेकिन सीमाएं बदली और वही जमीन रणनीति बन गई। बासंतर नदी जम्मू क्षेत्र में बहती थी। ये शंकरगढ़ बल्ज के ठीक साउथ में स्थित थी। नदी चौड़ी नहीं थी, गहरी नहीं थी, उसके चारों ओर खुले मैदान थे। ना कोई जंगल, ना कोई पहाड़ी, ना कोई नेचुरल शील्ड। जो भी नदी पार करता वो पूरी तरह दिखाई देता, और यहीं से इस नदी की इंपॉर्टेंस पैदा हुई। शंकरगढ़ बल्ज पाकिस्तान की सीमा का एक उभरा हुआ हिस्सा था जो भारतीय जमीन के भीतर तक घुसा हुआ था। अगर यहाँ से हमला होता तो पठानकोट एयरबेस और जम्मू पंजाब की सप्लाई खतरे में पड़ सकती थी। बासंतर शंकरगढ़ का दरवाजा थी। जो बासंतर पार करता वो शंकरगढ़ को या तो यूज कर सकता था या उस पर हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकता था। पाकिस्तान की योजना थी यहीं भारतीय सेना को रोकना। माइनफील्ड, भारी पेट्रोल टैंक्स और खुले मैदान में सीधी टक्कर। भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो यहीं रुक जाएं या तो खतरे को खत्म कर दें। भारतीय सेना ने दूसरा रास्ता चुना। सबसे आगे गए इंजीनियर्स। 1971 में कोई मॉडर्न माइन क्लियरिंग मशीन्स नहीं थी। हर सुरंग हाथ से निकाली गई, घुटनों के बल बैठकर, हर सेकंड मौत के साथ। कई जवान वहीं गिर गए, लेकिन पुल का सिरा बन गया। यहीं पर मेजर होशियार सिंह दहिया सामने आते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें, लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। वे कोई बड़े जनरल नहीं थे, वो एक कंपनी कमांडर थे। उनकी कंपनी सबसे आगे की पोजीशन पे थी। पाकिस्तानी टैंक जवाबी हमले में आए। मेजर होशियार सिंह कई बार घायल हुए, लेकिन उन्होंने कमांड नहीं छोड़ी। वे खुद खाइयों में घूम घूम कर फायर निर्देश देते रहे। अगर ये मोर्चा टूट जाता तो पूरी ब्रिगेड नदी के उस पार फंस जाती। उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई को बचा लिया गया। इसीलिए मेजर होशियार सिंह दहिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब भारतीय टैंक नदी पार कर पाए तो असली टक्कर शुरू हुई। भारतीय T-55 और विजयन टैंक्स हल्के थे और तेज थे। उन्होंने पैटर्न टैंक्स को किनारों से तोड़ा। 1965 के बाद दूसरी बार पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स की इनविंसिबिलिटी का भ्रम टूटा, और उसी समय समुद्र में भारतीय नेवी कराची पर अटैक कर चुकी थी। तेल के भंडार जले, फ्यूल की कमी हुई। बिना फ्यूल टैंक सिर्फ लोहे के ढांचे होते हैं। फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा। ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली, और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। उस समय हमारे सैनिकों के घरों पर परिवार इंतजार कर रहे थे। कोई रोज की इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई संदेश नहीं था। माँ रेडियो सुनती थी, वाइफ्स दरवाजे की आहट से डरती थी, पिता अखबार में नाम ढूंढते थे। सम्मान बाद में आए, पहले आया इंतजार। बासंतर की जीत ने वेस्टर्न फ्रंट को सिक्योर किया, और इसी वजह से 1971 का वॉर 13 दिनों में खत्म हुआ। आज बासंतर भारत के कंट्रोल में है। यह इलाका आज शांत है, फार्मलैंड्स हैं, लेकिन भारतीय सीमा की निगरानी में है। अब यहाँ कोई एक्टिव वॉर फील्ड नहीं है, लेकिन इतिहास जानने वालों के लिए बासंतर हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कभी कभी एक नॉर्मल सी नदी भी पूरे युद्ध की दिशा बदल देती है। बासंतर इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि भारत ने यहाँ सिर्फ अटैक नहीं किया, भारत ने एक परमानेंट रिस्क को हमेशा के लिए खत्म किया। शंकरगढ़ बल्ज न्यूट्रलाइज हुआ, वेस्टर्न फ्रंट सिक्योर हुआ, और 1971 का युद्ध लंबा नहीं खिंचा। बैटल ऑफ बासंतर ने तय किया कि ये युद्ध वीक्स में नहीं, कुछ दिनों में ही खत्म होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।